Hey you all, welcome to the third part of the cytology where we are going to discuss about the eukaryotic cell. But before going through it, I just want to tell you something which is regarding the last lecture we have done. So, in the last lesson, I just forget to cover an important topic which is polysome. Many of you, many of you have asked me the same question that sir you have did not tell about polysome in detail. You have just only mentioned the word polysome in previous lecture, but we didn't understand actually what is polysome. So guys, my apologies regarding this. And absolutely we are starting this lecture from polysome only. Then after we'll discuss about the eukaryotic cell. So without wasting our time, let's start our lecture number 3, cytology, which is definitely starting from polysome. So according to you, what is polysome? ये ऑब्वियसली पॉलीजोमिक प्रोकार्योटिक सेल का ही टाइप होने वाला है, क्योंकि हमने इसको लास्ट अपने लेक्चर में कवर किया था जो कि था प्रोकार्योटिक सेल के ऊपर। और अगर आपको याद हो कि प्रोकार्योटिक सेल के अंदर पॉलीजोम राइबोसोम जब हम पढ़ रहे थे, राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज, उस टॉपिक के अंदर हमने पॉलीजोम को कवर किया था, जहाँ पर हमने राइबोसोम के बारे में उसका ओवरव्यू और डिटेल भी लिया था कि किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है। मैंने ये भी बताया था कि वहाँ पर दो टाइप के सब यूनिट से मिलकर के वो बना होता है, एक बड़ी सब यूनिट होती है, एक छोटी सब यूनिट होती है। सो टेक अ लुक हियर। राइबोसोम की ऊपर की यूनिट जो थी वो थी उसकी बिग यूनिट और नीचे की थी स्मॉलर यूनिट। पूरा का पूरा राइबोसोम मतलब स्मॉलर यूनिट और बिगर यूनिट मिला करके पूरा का पूरा एक राइबोसोम बनता है। और हमने ये बात भी डिस्कस किया था कि प्रोकार्योटिक सेल के अंदर राइबोसोम 70S टाइप का होता है, जहाँ पर बिगर यूनिट 50S की होती है और स्मॉलर यूनिट 30S की होती है। एस क्या था यहाँ पे, ये भी हमने डिस्कस किया था कि स्वेडबर्ग यूनिट, कि इसको सेंट्रीफ्यूज करने पर ये टेस्ट ट्यूब में किस जगह पर बैंड बना रहा है। तो अब यहाँ पर जो हमारा राइबोसोम है उसमें बिगर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट पहले तो अलग अलग होती हैं। पहले कब कब की बात कर रहे हैं हम, जब प्रोटीन फॉर्मेशन होता है यानी ट्रांसलेशन होता है, एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, यानी कि द कन्वर्जन ऑफ द मैसेंजर आरएनए इनटू द प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ द राइबोसोम्स इज नोन एज ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के टाइम पे यानी ट्रांसलेशन कहाँ पर हमारा होता है, हमने ये भी बात डिस्कस करी थी कि जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियस के आसपास ही देखने को मिलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। इस चीज़ के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, जब हम ऑर्गेनल वाइज हर एक ऑर्गेनल को अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो हम ये छोटी छोटी बातें वहाँ पर ऑब्वियसली डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अभी आपको इसके लिए थोड़ा सा अपने माइंड में याद रखना पड़ेगा इस तरीके से कि यहाँ पे क्या होता है, कि कैसे यहाँ पर राइबोसोम वर्क करता है। तो इस पूरे मैकेनिज्म को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वे में ना ले जाते हुए हम इसको सिंपल और एकदम सिंपल बात में समझने वाले हैं, भाषा में समझेंगे। प्रीवियस क्लास में आपने इस बारे में ज़रूर पढ़ा होगा कि आपका डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये रहा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बनेगा mRNA। इस mRNA को, ये एक स्ट्रैंड है, ये दो स्ट्रैंड है। ट्रांसलेशन के टाइम पे जो राइबोसोम होता है वो एक स्ट्रैंड को लेगा, स्ट्रैंड, इनको स्ट्रैंड कह रहे हैं यहाँ पर। तो mRNA के स्ट्रैंड को लेकर के यहाँ बीच में एक होल टाइप होता है जहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स बने होते हैं। ज़्यादा याद नहीं करना इस बारे में, बस ओवरव्यू ले लीजिए। पेपर में अगर ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी अभी, बट समझ लीजिए कि पॉलीजोम एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर अगर आप उठा के देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन नहीं आया होगा कि पॉलीजोम काम कैसे करता है या पॉलीजोम का फंक्शन क्या है। बट ये क्वेश्चन ऑब्वियसली वहाँ पे आया हुआ है, और एक बार नहीं अनलिमिटेड बार आया हुआ है कि पॉलीजोम होता क्या है। मे बी इन MCQ और मे बी इन शॉर्ट फॉर्म, ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा। बट इफ़ वी वॉन्ट टू नो what is polysome and how it is works, definitely we have to go in deep. तो मैं कह रहा था कि पॉलीजोम जो है, सॉरी राइबोसोम जो है, ये mRNA की स्ट्रैंड को पढ़ता है, मतलब डीएनए
हमने डीएनए के स्ट्रैंड को खोल लिया, बिल्कुल जो उसका हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से, उसको हमने बिल्कुल सीधा कर लिया और देखा कि इसमें इस तरीके से लेडर सीढ़ी उस टाइप से यहाँ पर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है और यहाँ पर अलग अलग टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस कनेक्ट होते हैं, AUG। मे बी आपने इनके बारे में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पर सुना होगा। और डीएनए कॉपी, ट्रांसलेशन, हर चीज़ में यही चीज़ें जो हैं वो रोल प्ले करती हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पर राइबोसोम करता क्या है कि mRNA की स्ट्रैंड पर वो इस तरीके से कुछ अटैच रहता है। पहले उसका बिगर यूनिट अटैच होगा, फिर बाद में उसका स्मॉलर यूनिट अटैच हो जाएगा। ये चीज़ चलती रहती है और हमारा जो ट्रांसलेशन है वो होता रहता है। तो मतलब यहाँ पर mRNA को पढ़ करके राइबोसोम प्रोटीन बना रहा होता है। ऐसा हो सकता है कि ये एक चेन है और यहाँ पर राइबोसोम अटैच्ड है कि यहाँ पर अब उसका स्मॉलर यूनिट आएगा और ऊपर उसका बिगर सब यूनिट था। तो अब ये इन कोड्स को पढ़ पढ़ के ये प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगा। प्रोटीन बेसिकली क्या होता है? प्रोटीन अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड की एक लॉन्ग चेन को आप प्रोटीन कहते हैं। वैसे तो हाई क्लासेस में इसके ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर गिवन है और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन इस चीज़ को सिंपल में समझने के लिए बस आपको इतना याद रखना है कि एक्चुअली में राइबोसोम कुछ चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं करता। ये यहाँ के कोड्स को पढ़ता है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा AUG C, इस तरह के कोड्स हैं यहाँ पर, और इनको पढ़ते 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 इसके और यहाँ पर एनवायरनमेंट में अलग अलग टाइप के कोड्स ऐसे फ्रीली मौजूद होते हैं। तो इन कोड को पढ़ के वो बाकी के कोड्स को अरेंज करते 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 बॉन्ड बना के ऐसे अरेंज करता रहता है और उन कोड्स के साथ में लगा होता है अमाइनो एसिड्स। तो उन कोड्स का अमाइनो एसिड को अरेंज कर देगा और कोड्स को निकाल करके वो अलग कर देगा। इस तरीके से यहाँ पर ये पूरी की पूरी एक प्रोटीन की चेन बन जाती है। और ये किसकी बनी होती है? अमाइनो एसिड्स की, ऑब्वियसली। तो ये काम जो हमने पूरा डिटेल में अभी ओवरव्यूज का लिया हमने कि यहाँ पर ये एक चेन होती है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से माइंड में सेट हो जाए कि एक चेन होती है, उस पर राइबोसोम लगा हुआ है और राइबोसोम जो है इसकी प्रोटीन को आगे बना रहा है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इस एक चेन पर एक ही राइबोसोम अटैच्ड हो और वो पूरी की पूरी चेन को वो कर रहा हो। अगर चेन छोटी है या इस तरीके से, पर अगर चेन बड़ी है और वहाँ पर कई सारे राइबोसोम्स की ज़रूरत है कि यहाँ पर प्रोटीन बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनना है और जल्दी बनना है, तो एक ही चेन पे कई सारे मतलब राइबोसोम्स अपना अपना काम बांट लें कि हाँ कि ये वाला राइबोसोम जो है ये यहीं तक ही बनाएगा, फिर उसके बीच में एक दूसरा राइबोसोम लग जाएगा कि हाँ उसने एक अपना ले लिया कि मैं यहाँ तक बनाऊंगा, फिर तीसरा राइबोसोम कि मैं यहीं तक का प्रोटीन बनाऊंगा पढ़ करके। तो इस तरीके से जब होगा कि एक चेन के ऊपर कई सारे राइबोसोम्स लगेंगे तो इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलीसोम। गॉट इट? और अगर इतने से आपका काम नहीं चला है और आपको और डिटेल में जानना है इस चीज़ के बारे में, so you can comment me in the comment section and I'll make a proper detailed video regarding this. ओके, तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक पॉलीसोम। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो प्रोकार्योटिक सेल को अच्छे से ख़त्म करने के बाद में अब हम एक्चुअली बढ़ने जा रहे हैं यूकार्योटिक सेल की तरफ, जिसको पढ़ने के लिए हमारा बाकी का पूरा चैप्टर जो है, जो भी हम चीज़ें पढ़ेंगे अब से लेकर के, वो सारी की सारी चीज़ें यूकार्योटिक सेल के बारे में ही होने वाली हैं, क्योंकि प्रोकार्योटिक सेल का तो एक ही लेक्चर में निपट गया सब कुछ जो भी था, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें थी नहीं जानने को। लेकिन यूकार्योटिक सेल इज़ अ वेरी वास्ट, बहुत ज़्यादा टॉपिक है इसमें, बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें हैं जानने के लिए, बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं। तो अब से लेकर के हमारा आगे के सारे लेक्चर्स हम ओनली और ओनली यूकार्योटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और जो भी हमने लास्ट लेक्चर में रिकॉल पढ़ा था उस चीज़ को रिकॉल करिए, और हो सके तो 1-2 पॉइंट्स कॉपी पर भी लिखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है यूकार्योटिक सेल। यूकार्योटिक सेल और प्रोकार्योटिक सेल, ये दो टाइप के सेल आपको मिलने वाले हैं पूरे के पूरे
एनवायरनमेंट में हर एक ऑर्गेनिज्म इनमें से ही किसी एक सेल का बना हुआ है, कोई तीसरे टाइप का सेल और नहीं आ सकता जो कि ज़िंदा हो। क्योंकि मैं यहाँ पर वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, इन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नॉन लिविंग की कैटेगरी में आते हैं एक तरीके से। सो जितने भी यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो दो टाइप के सेल के मिलके बने हो सकते हैं, या तो वो होगा प्लांट या फिर होगा वो एनिमल। और अगर वो प्लांट है तो मिला होगा बना होगा मिलके प्लांट सेल से, और अगर वो एनिमल है तो बना होगा एनिमल सेल से। सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यूनिट 1। हमने इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, कवर किया द लिविंग वर्ल्ड, और उसका सेकंड चैप्टर है द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और उस चैप्टर के अंदर 3 किंगडम्स को कवर किया गया है। एक है मोनेरा। मोनेरा में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रोकार्योटिक सेल आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, पीपीएलओ। पीपीएलओ का दूसरा नाम क्या था जो मैंने बताया था कॉपी में? अभी जल्दी से मेंशन करो, नहीं तो भूल जाओगे फिर आगे। और अगर कर लिया तो बता दूं कि इसको हम मॉलिक्यूट्स भी कहते हैं। पीपीएलओ का दूसरा नाम मॉलिक्यूट्स, फुल फॉर्म पीपीएलओ की ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, माइकोप्लाज्मा। सो सेकंड चैप्टर में मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, इन सब चीज़ों के बारे में गिवन है। और बाकी के 2 यूनिट्स जो हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ये सेपरेटेड हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल के बारे में डिस्कस किया गया है। तो वो किंगडम जो कि यूकारियोटिक सेल से मिलके बने होते हैं वो है प्रोटिस्टा, फंजाई और एनिमेलिया। प्रोटिस्टा के बारे में बताता हूँ, जिस तरीके से मोनेरा में सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोटिस्टा में भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बस अंतर दोनों में इतना होता है कि मोनेरा में प्रोकारियोटिक सेल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, जबकि प्रोटिस्टा में सिंगल सेल्ड यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। तो प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो देखने को यही है कि प्रोकारियोटिक सेल में मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल हैं और यूकारियोटिक में मेम्ब्रेन्स वाले ऑर्गेनल्स हैं, एक आध को छोड़ करके राइबोसोम, जो कि दोनों में कॉमन है। यूकारियोटिक सेल में आपको प्रॉपर न्यूक्लियर एनवलप मिलेगा, यानी जो न्यूक्लियस होगा वो एक न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा, ताकि उसके अंदर के कंटेंट जो है वो साइटोप्लाज्म में बाहर ना आ जाए। यूकारियोटिक सेल के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ओह, कितना अजीब सा नाम है ना, कंफ्यूजिंग लगा ना, बट इतना कंफ्यूजिंग नहीं है ये। कोई नहीं, एक बार फिर से पढ़ते हैं। यूकारियोटिक सेल के अंदर हमको कुछ, अब देखो प्रोकारियोटिक सेल में क्या क्या चीज़ें थी? न्यूक्लियस था? नहीं था, बल्कि उसकी जगह न्यूक्लियॉइड था, यानी जेनेटिक मटेरियल उसका ऐसे का ऐसे ही साइटोप्लाज्म में घूमता रहता था। और कोई ऑर्गेनल, चलो राइबोसोम था जो कि प्रोटीन बनाने का काम करता है, इसको इधर उधर जाना पड़ सकता है। लेकिन एक सेल के अंदर ऐसा सेल जिसके अंदर कई सारे ऑर्गेनल हैं और उन ऑर्गेनल की प्रॉपर उसी स्पेस में, उसी जगह पर ज़रूरत है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर न्यूक्लियस के पास नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि न्यूक्लियस से निकलने वाले एमआरएनए, जिनको राइबोसोम प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा, वो उसको वो जगह ही नहीं मिल पाएगी, तो कन्वर्ट कहाँ से करेगा वो? तो इस तरीके से मतलब सेल के अंदर भी जो ऑर्गेनल्स हैं उनको भी अपने अपने उनकी जगह स्पेसिफाइड है कि हाँ, ये ऑर्गेनल सेल में इस जगह मिलेगा, ये ऑर्गेनल सेल में इस जगह मिलेगा। तो इनको होल्ड करने का काम करते हैं बारीक बारीक फाइबर्स, जो कि प्रोटीन के मिलके बने होते हैं, जिनको हम कहते हैं साइटोस्केलेटल। यूकारियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल भी क्रोमोसोम्स के अंदर ऑर्गेनाइज्ड होता है। प्रोकारियोट की तरह यूकारियोट में सब के सब स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं होते हैं। मतलब हमने प्रोकारियोटिक सेल के अंदर पढ़े थे कि ज़्यादातर जितने भी जीव हैं उनका मोस्टली स्ट्रक्चर सेम होगा। क्या मिलेगा उनमें? वही चीज़ें मिलेंगी, ऊपर सेल वॉल मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैजिला मिल जाएगा, बहुत में फ्लैजिला नहीं मिलता है। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर प्रोकारियोटिक का सेम होने वाला था। लेकिन यूकारियोटिक सेल के अंदर ऐसा नहीं होता है। यूकारियोटिक सेल में 2 टाइप के सेल देखने को मिलेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल, और उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। भले ही वो प्लांट और एनिमल में सुनने में सिंपल सा लग रहा हो कि हाँ, प्लांट सेल प्लांट में मिलेगा, एनिमल सेल एनिमल में मिलेगा, लेकिन ये देखिए कि
प्लांट से एनिमल कितना डिफर है। एनिमल लोकोमोशन कर सकता है जबकि प्लांट नहीं। एनिमल के अंदर सेंस ऑर्गन्स होती हैं, प्लांट में भी कुछ होती हैं लेकिन उस लेवल पे नहीं होती हैं। तो ये सब चीज़ों को समझने के लिए और मैनेज करने के लिए कुछ सेल्स ही तो मैनेज करेंगे कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो कुछ चीज़ें अलग होनी चाहिए यूकारियोटिक सेल में, प्लांट सेल में, बेसिकली एनिमल सेल में, इनके बीच में। और यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि प्लांट सेल प्लांट में मिलेगा और एनिमल सेल एनिमल में मिलेगा। तो एनिमल का मतलब बेसिकली यहाँ पर वो नहीं है कि जानवर, कि इसके 4 पैर हों और बड़ी बॉडी हो, इस तरीके से नहीं है यहाँ पे एनिमल का मतलब। एनिमल किंगडम, किंगडम एनिमेलिया, जिसके अंदर आपके आर्थ्रोपोड्स भी आते हैं, इंसेक्ट्स भी आते हैं, कॉर्डेट्स भी आते हैं, मॉलस्का भी आते हैं। ये सारे के सारे फाइलम्स हैं जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ें, अगले चैप्टर तो नहीं, आगे पढ़ेंगे। So all the eukaryotic cells are not identical. As we discussed earlier, they are divided into the category of a plant cell and the animal cell because they are both contain some basic structures or organelles. फिर से वही बात रिपीट करते हुए कि यूकारियोटिक सेल में प्लांट सेल और एनिमल सेल मिलते हैं, अलग अलग टाइप हैं इसके, और उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है क्योंकि कुछ ऑर्गेनल्स प्लांट में मिलेंगे, कुछ ऑर्गेनल्स एनिमल में मिलेंगे, एटसेट्रा। अब पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आता है? क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द यूकारियोटिक सेल और प्रोकारियोटिक सेल। इसमें याद रखना है कि प्रोकारियोटिक सेल और यूकारियोटिक सेल के थ्योरी के साथ साथ आपको जो लिख रहे हैं उसके साथ साथ आपको डायग्राम्स भी मेंशन करना है, डायग्राम्स भी बना के आने हैं, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि इंग्लिश की तरह सब्जेक्ट नहीं है कि यहाँ पर फालतू में मार्क्स कटते हैं, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा होता है कि बच्चा अगर पूरा सही भी लिख रहा है तब भी उसको फुल मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। और पेपर देते समय ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि जिन क्वेश्चंस में आप डायग्राम बना सकते हो उसमें ज़रूर बना के आना है। तो एक क्वेश्चन तो ये आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक सेल। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन ये भी आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो एनिमल सेल की शेप की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल जो है बेसिकली राउंड शेप का होगा या फिर उसकी शेप स्पेसिफाइड नहीं होगी। स्पेसिफाइड कैसे नहीं होती है? हमने अभी लास्ट टाइम जब हमने सेल चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के बारे में बात करी थी। ऑस्ट्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स इज प्लेटलेट्स एक्चुअली। सो इन सब चीज़ों के बारे में हमने यहाँ बात करी थी। तो सब के सब शेप सबकी अलग अलग थी, लेकिन प्लांट सेल में अगर आप उनको स्लाइड के अंदर रखो के ऑब्जर्व करेंगे तो बेसिकली उनका शेप्स बेसिकली एक रेक्टेंगुलर टाइप शेप्स टाइप ही कुछ समझ में आएगा। वैक्यूल की बात करें, वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल बेसिकली एक अंदर से बोलें तो हॉलो, पहले हॉलो होता है, बाद में उसके अंदर चीज़ें फिल्ड होती हैं। मतलब एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है कि जिसके अंदर बैग लाइक स्ट्रक्चर, कि इसमें कुछ भी हम यहाँ पे जो भी हमारा वेस्टेज होता है या मे बी वो कोई फूड हो या बेसिकली वेस्टेज, प्लांट सेल में वेस्टेज होता है, ये सब चीज़ों को स्टोर करने के लिए एक वैक्यूल नाम का ऑर्गेनल होता है जिसके अंदर ये सब चीज़ें स्टोर कर देते हैं। तो वैक्यूल जो होता है ये प्लांट सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़े अमाउंट में देखने को मिलता है। मतलब सेल का अधिकांश हिस्सा यानी 90% ऑफ द पार्ट सेल का, प्लांट सेल का वैक्यूल ने घेरा हुआ होता है। जबकि एनिमल सेल की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता है, या तो कभी वैक्यूल देखने को मिलता भी नहीं है कभी कभार। प्लास्टिड्स यहाँ पर प्लांट सेल में देखने को मिलेंगी, एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलेंगी। प्लास्टिड्स एक टाइप का ऑर्गेनल होता है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा और क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल कंटेन करेगा। तो नाम से ही पता लग रहा है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ मिलेगा? ऑब्वियसली इन प्लांट सेल। तो प्लास्टिड कहाँ मिलेगी? प्लांट सेल। सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है प्लांट सेल का। एनिमल सेल में कभी भी कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, एनिमल सेल में सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि प्लांट सेल में हमेशा देखने को मिलेगी। प्लांट सेल में एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि कभी कभार सेल वॉल ना हो, बट एनिमल सेल में एक्सेप्शंस नहीं हो सकते। इसके अलावा प्लांट सेल में आपको लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स देखने को नहीं मिलेंगे। लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स डिस्कस किया था लास्ट टाइम, सीलिया, इस टाइप से चीज़ें। जैसे कि देखो जैसे कि प्रोकार्योटिक सेल में फ्लैजिला होता है, पिलाई होता है, फेम्ब्रे होता है। यहाँ पर एनिमल सेल में यानी यूकार्योटिक सेल में देखने को मिलेगा सीलिया।
यहाँ पे फ्लैजिला देखने को नहीं मिलेगा। प्लांट सेल या एनिमल सेल को कहीं बॉडी से बाहर निकल के नहीं जाना है कि हाँ कि एक सेल इधर है, कि उसके सेल की ज़रूरत कहीं दूसरी जगह पड़ गई तो फ्लैजिला है उसके पास, वो निकल के कुछ स्पेशल कैरेक्ट केसेस को छोड़ करके। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं किस केसेस के बारे में बात कर रहा हूँ, कि कौन से एनिमल सेल में फ्लैजिला देखने को मिलता है जिसको चलना होता है, मतलब बॉडी टू बॉडी ट्रांसफ़र कर हो करके उसको एक बहुत ही लंबा पार्ट ट्रैवल करना होता है। उनमें तो आपको फ्लैजिला देखने को मिल जाएगा, बट इन बाकी उनके जो सोमैटिक सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स होते हैं नॉर्मल सेल जो बॉडी में मिलते हैं, उनके अंदर फ्लैजिला नहीं देखने को मिलेगा। एक बार को सीलिया देखने को मिल सकता है। सीलिया भी बहुत हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मूव करते रहते हैं, और ये देखने को मिलेंगे फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में क्या काम है इसका, कि जो ओवम है वो ओवम को उसकी करेक्ट पोजीशन प्लेस तक वो पहुंचाएंगे। ट्रैकिया में देखने को मिल सकते हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में। यहाँ पर इनका क्या काम है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो उस चीज़ को ये ट्रैप करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर कोई भी डायग्राम कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि उन सब डायग्राम्स को हम आगे देखने ही वाले हैं। तो एक कॉपी पर फिलहाल, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया, आई थिंक सेंट्रियोल्स प्रेजेंट इन द एनिमल सेल बट नॉट फाउंड इन हायर प्लांट्स एक्सेप्शन कैल्मोडोमोनास। तो ये कैल्मेडोमोनास, हायर प्लांट, लोअर प्लांट, ये लोअर ऑर्गेनिज्म क्या है। देखिए जिस तरीके से हमने यहाँ पे हायर ऑर्गेनिजम्स, लोअर ऑर्गेनिजम्स को इस तरीके से यहाँ पे कंसिडर किया है कि जो ऑर्गेनिज्म अर्थ पर पहले आया। जैसे कि प्लांट्स की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे प्लांट्स में अगर कोई पूछे कि कौन आया होगा, एल्गी आई होगी कि ट्री आया होगा, तो ऑब्वियसली हर कोई यही बोलेगा कि हाँ पहले एल्गी आ सकती है। क्यों? क्योंकि उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका शेप छोटा है, उसका साइज़ छोटा है, उसका शेप अलग है। तो ये सब चीज़ों को बोल करके, देख करके बोल सकते हैं कि हाँ वो चीज़ पहले आई थी। तो जो चीज़ पहले आई थी वो है प्रिमिटिव, यानी कि लोअर में आएगी। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे कंसिडर किया एग्जाम्पल क्लैमेडोमोनास, तो क्लैमेडोमोनास एक लोअर प्लांट के अंदर कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर हमको सेंट्रियोल इसमें देखने को मिल जाएंगे। लेकिन प्लांट सेल में इसके छोड़ करके और किसी प्लांट सेल में यहाँ पर सेंट्रियोल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सेंट्रियोल का काम होता है प्लांट सेल या सेल का डिवीजन करना। प्लांट सेल का नहीं, एनिमल सेल का डिवीजन करना। प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों के दोनों अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे कौन से चैप्टर में, अगले चैप्टर में, द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ टाइप्स में सेंट्रियोल देखने को मिलेगा और मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल में देखने को नहीं मिलेगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है, क्योंकि थोड़ा छोटा है भले ही, लेकिन इसके अंदर चीज़ें अभी इतनी जानने को थी कि आपको बेसिकली एक पेन और पेपर लेना है, प्लांट सेल एनिमल सेल करके एक हेडिंग डालनी है, इस तरीके से उनके बीच में ब्लॉकिंग करनी है और उनके बीच में डिफ्रेंशिएशन लिखना है। ये होमवर्क है। साथ ही साथ रिकॉल कर लेना है कि कुछ ऑर्गेनल्स जो कि प्लांट सेल में मिलेंगे वो है सेल वॉल, प्लास्टिड और सेंट्रल वैक्यूल। कुछ ऑर्गेनल जो कि एनिमल सेल में मिलेंगे, प्लांट सेल में नहीं मिलेंगे, वो है सेंट्रियोल। और कुछ ऑर्गेनल जो कि प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल में देखने को मिलेगा वो है राइबोसोम, बिकॉज उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है। राइबोसोम का काम प्रोटीन सिंथेसिस यानी ट्रांसलेशन। तो अगर सीधा सीधा ना पूछते हुए कोई आपसे पूछे कि विच ऑर्गेनल हेल्प्स इन ट्रांसलेशन, तो इसका सीधा साधा जवाब होगा राइबोसोम। सीधा साधा क्वेश्चन मतलब इस तरीके से ना आए कि प्रोटीन सिंथेसिस में कौन हेल्प करता है, ये ना पूछ करके ट्रांसलेशन नाम से पूछ ले वो, तो यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सो गुड बाय एंड मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।